हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जो हमारा जो फर्स्ट ये नोट्स है, नोट्स के द्वारा मैं एक्सप्लेन करूँगी सारा चीज़ ये बाय एक पॉइंट। तो जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हमारी मतलब कि अभी के टाइम पे जो बढ़ती संख्या है लोगों की, उस चीज़ के लिए हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर। मतलब उनके खाने के लिए जो भी चीज़ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको उस चीज़ को पहले खाने के लिए हमें किस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ा है, एग्रीकल्चर को। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो लोगों को तो खाना चाहिए ही ना उनके जिंदा रहने के लिए। तो हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ा है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी का जो काम रहता है वो करना पड़ेगा पॉपुलेशन को अच्छे से चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए। तो जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेट एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। तो मतलब हम जो सेम तरह के जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं वो आपका क्रॉप कहलाता है। मतलब जो हमारा जो फसल हम एक तरह का उगाएंगे तो उससे हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ेगा, मतलब खाना जो प्रोवाइड होगा वो ज़्यादा होगा। तो बस वही है। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू बेस्ड ऑन सीजन, राबी एंड खरीफ। तो हमारे इंडिया जो है उसमें फसल को दो सीजनों में बांटा गया है। वो एक सीज़न हो गया राबी, एक खरीफ हो गया। तो आगे पढ़िएगा आप क्या कि राबी कौन से सीज़न में होता है और खरीफ कौन से सीज़न में फसल, खराबी और खरीफ क्रॉप जो है वो कौन से सीज़न में उगाया जाता है। तो मैं जनरली बता देती हूँ कि राबी जो है वो होता है आपका विंटर सीज़न में और खरीफ जो होता है वो आपका होता है रेनी सीज़न में। तो जो ठंड में जो भी क्रॉप फसल जो उगाई जाती हैं वो आपका राबी हो गया, और जो बरसात के मौसमों में जो क्रॉप फसल उगाई जाती है वो आपका खरीफ हो गया है। तो आपको पता चल गया। फिर उसका दूसरा हमारा जो है पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ नेसेसिटी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग है। हाँ यस, इट इज़ नेसेसिटी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग, प्लग्स एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब जो हमारे लिए जो हम खेती करना था, मतलब खेती का भी प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे खेती किया जा सके फसलों का। तो पहले हमें जो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा सॉइल को प्रिपेयर करना, मतलब सॉइल को, मिट्टी को बनाना। तो मिट्टी को बनाने के लिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है वो होता है टिलिंग और लेवलिंग। टिलिंग मतलब होता है मट्टी को उलटना पलटना, वो आपका टिलिंग कहलाता है। और जो लेवलिंग मतलब मट्टी को बराबर करना, वो आपका लेवलिंग कहला जाता है। तो यहाँ पे टिलिंग को प्लग्स कहा गया है और लेवलिंग को लेवर्स कहा गया है। तो यहाँ पे जो टिलिंग एंड लेवलिंग का जो दूसरा नाम है वो है प्लग्स एंड लेवर्स। टिलिंग और लेवलिंग को प्लग्स और लेवलर्स कहा जा सकता है। मतलब लीवरर्स मतलब बराबर, और प्लस मतलब टिलिंग मतलब क्या होता है कि प्लस मतलब उलटना पलटना, और लेवलर्स मतलब होता है उसको बराबर में करना। तो वो हमारा यूज़ होता है किस पर्पज़ से, वो होता है पेपर ऑफ सॉइल में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। सोइंग ऑफ, दूसरा पॉइंट, सोइंग ऑफ सीड्स टू appropriate depth and distance gives a good yield. Good variety seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. मतलब जो होता है हमारा जो सब सोइंग मतलब हमको सीड्स को डालना रहता है, तो सीड्स को सिखाना रहता है। तो सीड्स को मतलब जो भी सीड्स रहेंगे उसे कैसे पता करना रहेगा कि सीड्स अच्छे हैं, कौन सा सीड्स ख़राब है। जैसे हम सब्जियां वगैरह लेते होंगे तो सब्जियां देखते होंगे ना कि कौन सी सब्जी अच्छा है, कौन सी सब्जी ख़राब है, तो पता चल जाता होगा। पता चलता कैसे होगा क्योंकि सब्जी जो भी होगी उसमें कुछ सड़ा हुआ या फिर ब्लैक रहेगा तो पता चलेगा कि सब्जी सड़ी हुई है या फिर ख़राब है। लेकिन सीड्स तो कैसे पता चलेगा। तो सीड्स के लिए हमें बस थोड़ा सा चीज़ देखना है, नोटिस करना है कि सीड्स को पहले मट्टी में रखिएगा। मट्टी में देखिए कि मट्टी में जब आप सीड रखिएगा अगर सीड उड़ गया तो आपका सीड्स ख़राब है, मतलब वो शायद मरा हुआ सीड होगा, ठीक है आपका। और वो और सीड जो होगा वो अंदर से खोखला टाइप होगा, जिसको आप छूने से पता नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत खोखला होता है अंदर से जो, और ब्लैक अंदर से उसमें भी होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो सिर्फ आप, जाहिर सी बात है कि मट्टी में आप सीड्स को रखिएगा और देखिएगा कि वो उड़ता है कि अगर उड़ गया तो वो सीड्स ख़राब हो गया, मरा हुआ सीड रहेगा। और जो नहीं उड़ा वो आपका अच्छा सीड होगा। तो सीड्स को पहचानने का अच्छा बेस्ट सोल्यूशन है क्या, हमें मिट्टी में रख के देख लेना चाहिए कि वो उड़ रहा है कि नहीं। अगर उड़ गया मतलब सीड्स ख़राब है, अगर नहीं है, अगर नहीं उड़ा तो वो सीड्स अच्छा है। और फिर वो जो सीड्स को जो सोइंग किया जाता है वो कौन से प्रोसेस से होता है।
तो जो हमारा जो अभी का जो प्रोसेस है वो है आपका सीड ड्रिल से क्या क्या किया जाता है, सीड्स को सोइंग किया जाता है, दिखाया जाता है, रखा मतलब मिट्टी में लगाया जाता है। तो जो हमारा जो पॉइंट है अब, सॉइल इट्स रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। सीड्स का जो यूज़, सीड्स क्या चाहता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको मिले, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता ही है उसको, तो वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह और मिट्टी को फर्टाइल करने के लिए, ये मिट्टी को फर्टाइल नहीं करने के लिए, मतलब क्रॉप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, फर्टाइल और मैन्यूर। तो फर्टाइल जो और मैन्यूर होता है वो होता है कि हमारा दो चीज़ होता है जिससे हम प्लांट को मतलब जो क्रॉप है उसको ज़्यादा उगा सकते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में। तो जो हमारा जो मैन्यूर होता है वो ऑर्गेनिक होता है और फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकली होता है। तो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज्ड tremendously with the इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैराइटीज़। मतलब जो हमारा जो है केमिकल से जो बना फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वो जो क्रॉप होता है वो बहुत ज़्यादा उगाता है, इसीलिए तो हम इसीलिए फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स उगाता है। और जो ऑर्गेनिक मैन्यूर है वो थोड़ा कम करता है, लेकिन वो करता है, लेकिन वो मिट्टी को जो रहता है, वो मिट्टी जो मैन्यूर जब डालते हैं तो मिट्टी को वो थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद करता है। लेकिन जो केमिकल से बना है वो तो मिट्टी को बहुत हार्मफुल करता है। तो आप आगे पढ़िएगा कि केमिकल क्या कर, मतलब फर्टिलाइज़र क्या हार्मफुल, मतलब डिसएडवांटेज क्या होता है क्या फर्टिलाइज़र का, और मैन्यूर का एडवांटेज, और मैन्यूर का भी डिसएडवांटेज होता ही होगा। तो बताऊंगी आगे के कुछ पॉइंट्स में। तो पहला मैंने बोला था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे किया जा सकता है, तो टिलिंग और प्लॉटिंग, मतलब टिलिंग और लेवलिंग तो वो तो पता ही था मैंने। तो इसमें और भी कुछ टिलिंग और प्लफलिंग, फिर उसका सीड्स को सोइंग करना रहता है, फिर इरीगेशन करना रहता है, फिर उसका क्या करना रहता है, इरीगेशन के बाद उसको हार्वेस्टिंग करना रहता है, फिर हार्वेस्टिंग के बाद उसको स्टोरेज करना पड़ता है। तो इसी में आपको इतना सारा में सिर्फ वही बताना है कि क्या क्या करना है उसमें और किस चीज़ के द्वारा करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल है। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल कैसे करते हैं, फ्यू इंचेस ऑफ अ टॉप सॉयल इज लूज एंड टर्न टफिंग। जो होती है क्या कहते हैं, हमको उनको जो ऊपर का जो मिट्टी होता है उसे हम थोड़ा सॉइल इज लूजन, मतलब लूजन मतलब होता है थोड़ा सा मिट्टी को लूज कराता है, ताकि मिट्टी पूरे तरीके से उलट पलट हो सके और लेवलिंग में भी हो सके। तो सेकेंड है जो वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। मतलब जो वीड होता है वो हमें हटाया जाता है मिट्टी से, क्योंकि वो जो बीज, जो हमारा जो वीड्स रहता है ना, वो बहुत ही हार्ड, बहुत ही प्लांट को बहुत ही बढ़ने नहीं देता है। मतलब कि प्लांट का जितना भी चीज़ होता है वो छीनता है, उसे मांगता है। तो वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट है वीड्स, तो उसे हमें नहीं रखना चाहिए, तो उसे हमें हटा देना चाहिए। तो पहले हमारा क्या करना था, लूजन किया था, टीलिंग और प्लफलिंग किया था किसमें, सॉइल में। फिर उसके बाद बीड्स को हटाया जाता है, फिर उसके बाद और उसमें जो बिग जो मिट्टी वगैरह होती है ना, मिट्टी वगैरह जो क्रम्स होते हैं उन्हें हमें तोड़ना रहता है, ताकि उसको लेवलिंग और प्लफिंग अच्छे से हो सके। और फिर उसके बाद हमें क्या किया जाता है, फील्ड इज लेवल फिर सोई, और फिर उसको बराबर कर दिया जाता है। टीलिंग करते हैं किस चीज़ के लिए, क्रम्स करने के लिए, मतलब मिट्टी को, बड़े बड़े मिट्टी को, पत्थरों को तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद हमें क्या किया जाता है, फील्ड में लेवल किया जाता है, ताकि सीड्स को सोइंग कर सकते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट है हमारा, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप टू एप्रोप्रिएट कहाँ गया एप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। मतलब जो हम वाटर में, मतलब फसल में जो वाटर हम उसे सप्लाई करते हैं, मतलब फसल में जो हम वाटर सप्लाई करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इरीगेशन। मतलब फसलों में हम पानी जब पहुंचा देते हैं, मतलब उनको जो चाहिए होता है, मतलब एक प्लांट को क्या चाहिए होता है, फूड और वाटर। तो वैसे ही हमारा फसल एक प्लांट ही है, उनको भी वाटर चाहिए होता है। तो वाटर हम किसी से सप्लाई करते हैं, तो वो जो वाटर सप्लाई जब करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इरीगेशन। जब प्लांट्स खुद को वाटर लेते हैं तो वो प्रोसेस इरीगेशन कहलाता है। मतलब लेते नहीं, हम लोग देते हैं, तो वो इरीगेशन कहलाता है। फिर दूसरा जो कि वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड। मतलब जो प्लांट क्रॉप्स में जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होता है प्लांट्स में, जो चीज़ हमें एक फील्ड में नहीं चाहिए होता है, वो चीज़ आ जाता है,
वो चीज़ क्या कहलाता है, वीड कहलाता है। मतलब वीड एक ऐसा चीज़ है जो हमें चाहिए ही नहीं होता है खेती के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए, बट वो आ जाती है। तो हमें पहले मैंने पढ़ा और बताया होगा कि वीड जब सॉइल का जो प्रोसेस होता है उसमें जो दूसरा जो होता है पार्ट, वो होता है क्या, पहले तो हमें मिट्टी को लूज करना पड़ता है, लूज टीलिंग ये सब करना पड़ता है। फिर दूसरा जो है हमें क्या करना रहता है, वीड्स से सबको हटाना रहता है। तो यहाँ पे जो आपने देखा कि वीड्स को हटाना है, तो वीड्स और वाटर है, मतलब जो हमको चाहिए नहीं, वाटर मतलब ज़्यादा होता है, तो जो हमें चाहिए ही नहीं वो चीज़ कल्टीवेट हो जाते हैं एक प्लांट्स के बगल में, तो वो हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या करना है, हटा देना है, तो सिंपली हटा देना है बस। तो जो चीज़ हमें चाहिए नहीं वो चीज़ अगर प्लांट में कल्टीवेट हो जाए तो वो आपका वीड्स कहलाता है। जैसे आपको कप केक में चॉकलेट्स पसंद नहीं है, चॉकलेट में होता ही नहीं है, तो ये एग्जाम्पल ही नहीं देती हूँ, दूसरा बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा जो पॉइंट है नेक्स्ट, वो है हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ नेचर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। मतलब नेचर क्रॉप मतलब होता है जो पका हुआ फसल रहता है वो। तो जो हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटिंग करना, किस चीज़ को कटिंग करना, जो पके हुए क्रॉप को कटिंग करना होता है। तो वो किस चीज़ से किया आता है, एक मशीन से किया आता है। उस मशीन का नाम बता देती हूँ मैं, उस मशीन का नाम होता है हार्वेस्टर मशीन। इससे हम क्या करते हैं, क्रॉप का कटिंग करते हैं। तो मतलब जो पके हुए फसलों को जब हम काटते हैं तो वो प्रोसेस आपका हार्वेस्टिंग कहा जाता है, और उसे मशीन से किया जाता है। अभी के टाइम पे उसे मशीन से किया जाता है, और उस मशीन का नाम क्या है, हार्वेस्टर। तो बस ये आपका क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, जिसमें हम पके हुए फसलों को कट करते हैं, तो वो आपका प्रोसेस क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग जो किया जाता है किसी से, एक मशीन से, उसका नाम है हार्वेस्टर। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब जो चाफ होता है ना, जैसे हम चावल जब उगाते, चावल का जब करते हैं खेती, तो जो चावल का जब हम चावल निकालते हैं ना, मतलब पहले प्लांट सबसे, तो वो उसमें जो चावल के बाहर जो रहता है ना चत्ता उसका, तो वो आपका चाक कहलाता है। तो ऐसा ग्रेन्स का, जब हम ग्रेन्स को, मतलब फसल अपने ग्रेन्स एक तरह का क्रॉप ही है, ग्रीन्स हो गया क्रॉप ही है आपका। तो ग्रीन्स में जब हम चाफ को हटाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। और वो होता है किसके द्वारा, थ्रेसिंग के द्वारा। मतलब एक मशीन है, वो भी एक मशीन थ्रेसिंग मशीन नहीं है, मतलब थ्रेसिंग किया जाता है वो भी किस चीज़ का, चाफ निकालने के लिए हमें थ्रेसिंग किया जाता है बस। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganism मतलब छोटे जीव, और पेस्ट मतलब ये हो गए क्या, ये भी हो गए कीड़े मकोड़े छोटे मोटे, ये सब वो तो जीव हो गए, तो कीड़े मकोड़े होते हैं। फिर जो हमारे ये स्टोरेज मतलब लास्ट प्रोसेस है। मतलब हार्वेस्टिंग तो कर लेते हैं, मतलब फसलों को काट देते हैं, उसके बाद थ्रेसिंग वगैरह कुछ भी जो होता है वो कर लेते हैं। फिर उसका जो आता है स्टोरेज इज मेन, मतलब लास्ट का जो प्रोसेस होता है वो स्टोरेज होता है, वो मेन होता है। क्योंकि वो अगर हमारा शुरू से अंत तक हम सब चीज़ ठीक कर रहा है और लास्ट में जो हो वो ख़राब हो जाए, तो क्या लगेगा, बहुत बहुत गंदा फील होगा कि वो कैसे ख़राब हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे जो स्टोरेज है उसे भी हमें करना चाहिए, अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे पेस्ट और माइक्रोऑर्गेनिज्म से, तो वो हमारे लिए क्या फ़ायदा, जब उतने मेहनत से हम लोगों ने उसे उगाया और फिर उसके बाद वो पेस्ट वगैरह वो सब खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो हमें उससे बचाना चाहिए। तो उसे कैसे बचा सकते हैं वो पढ़ना है। तो भी बताइए, अभी आगे थोड़ा है और तो बताया जाएगा कि कैसे बचा सकते हैं ग्रेस वगैरह, हमारे अपने फसलों को कैसे बचाया जा सकता है पेस्ट और माइक्रोऑर्गेनिज्म से। तो जो हमारा फिर दूसरा पॉइंट है, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब देखिए हम लोग इंसान है, तो इंसान को कहाँ से फूड मिलेगा, तो यहाँ अभी के टाइम पे इंसान को दो जगह से फूड मिलता है। पहले के टाइम पे भी दो जगह से फूड मिलता था, एक होता था प्लांट, एक होता था एनिमल। तो अभी के टाइम पे हम लोग प्लांट मतलब फसल एग्रीकल्चर वर्क करके तो ले लेते हैं प्लांट, ये सबसे अभी भी मिलता है, अभी होता है मतलब। और दूसरा जो है एनिमल, तो एनिमल के लिए हमें अभी के टाइम पे क्या करना पड़ता है, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल ये वगैरह को हमें पालना होता है, पालने के बाद ही वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया फार्म, मुर्गी फार्म, ये सब जो होता है वो होता है एनिमल हस्बेंड्री में आ गया आपका। तो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया मुर्गी फार्म, मतलब है। तो फिर दूसरा हो गया हमारा फर्टिलाइज़र एक तरह का ऐसा चीज़ है जो इनऑर्गेनिक है, मतलब
ऑर्गेनिक रहता तो वो प्रकृति के लिए होता, लेकिन ये आपका इनऑर्गेनिक है जो केमिकल से बना होता है और जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, मतलब हम वो न्यूट्रिएंट्स बाजार में मार्केट से खरीद सकते हैं। तो उसमें जो होता है एक न्यूट्रिएंट होता है, उसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन सा मिल जाएगा आपको बाजार में, नाइट्रोजन मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, फॉस्फोरस मिल जाएगा, और वो सब किसी से बने रहते हैं। और वो सारी चीज़ किसी से कहाँ से बनाई जाती है, तो फैक्ट्रीज वगैरह में बनाई जाती है, क्योंकि वो केमिकल से बना है तो जाहिर सी बात है कि उसे फैक्ट्री में बनाया जाएगा। तो वो बैड कहाँ से होते हैं, फैक्ट्रीज में। एग्जाम्पल में आपका हो गया यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटेश एक्सेट्रा। तो आपको अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन फर्टिलाइज़र का, तो आप बता सकते हो कि कौन कौन सा हो गया। तो आपको हो गया यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटेश, ये सब एग्जाम्पल है, तो आप जनरली 2 याद कर लीजिए। फिर कल्टीवेटर हो गया आपका। कल्टीवेटर ऐसा चीज़ है जिससे हम क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं, प्लफिंग ऑफ सॉइल करते हैं, मतलब टिलिंग करते हैं। तो टिलिंग करते हैं और किसी से किया जाता है, ट्रैक्टर से, जिसे हम कल्टीवेटर कहा जाता है। अभी के टाइम पे सब ट्रैक्टर भी कहा जाता है। और कल्टीवेटर मतलब ऐसा चीज़ जिससे हम प्लफिंग कर सकते हैं, मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं, और वो किस चीज़ से, मशीन से द्वारा किया जाता है, वो ट्रैक्टर है। दिस हेल्प्स टू सेव टाइम एंड लिव। वहाँ पर किस काम आता है, टाइम को बचाने के कारण, और टाइम को बचाता है वो, और हमारे लेबर्स को भी बचाता है। और हॉई जो है ट्रैक्टर है जिसको कल्टीवेटर भी कर सकते हैं। कल्टी मतलब कल्टीवेटर मतलब कल्टी मतलब पलटना उलटना, आपका कल्टी होता है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर किसी से किया जा सकता है, ट्रैक्टर से किया जा सकता है। और होई एक मशीन है जो किस काम आता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को हल्का करने के लिए, और उसको रिमूव वीड्स मतलब वीड्स को हटाने के लिए भी काम आता है। मिट्टी को लूजनिंग करने के लिए और वीड्स को हटाने के लिए होई का यूज़ करते हैं। तो फिर आ गया हमारा इरिगेशन सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स एंड वाटर रिजर्वेयर्स। मतलब कि इरिगेशन आपको पता ही होगा, मैंने बताया था वहाँ पे थोड़ा से, यहाँ पे मैंने बताया था कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन जब हम प्लांट्स को वाटर सप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेस आपका इरिगेशन कहला जाता है। तो किस चीज़ से किया जाता है, इसमें आपको किस चीज़ से किया जाता है, तो वेल्स मतलब कुएँ से, कैनाल्स वगैरह मतलब नाला वगैरह से, फिर उसके बाद से वाटर मतलब खुद से भी दे सकते हैं। तो अभी के टाइम पे 2 मेथड हुए हैं, जो अभी के टाइम पे मेथड 2 नहीं है, मतलब जो ट्रेडिशनल मतलब पहले के जो इरिगेशन प्रोसेस थे वो थे, और अभी के टाइम पे जो इरिगेशन प्रोसेस है वो है। तो किस चीज़ से किए जाते थे, तो जो ट्रेडिशनल मेथड था इरिगेशन का वो है बोट, चैन पंप, देखी, राहट, मतलब ये सब प्रोसेस एक पहले के टाइम पे जो किए जाते थे। और अभी के टाइम पर किया जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम, तो और ड्रिप सिस्टम। तो आपको ये सब याद रखना चाहिए, ये मेन पॉइंट होता है, ये सब 20 साल जितना मैंने अभी पढ़ाया है वो सारे मेन पॉइंट है, तो आपको लर्न करना चाहिए एग्जाम्पल वगैरह के लिए। तो फिर हाँ आपका आ गया हार्वेस्टिंग। अभी 3 पॉइंट बचा हुआ है, बहुत छोटे छोटे अच्छे से हो जाएंगे। तो द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मेजर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज either डन मैनुअली बाई सिकल और बाई ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो मतलब जब हम क्रॉप से मेजर क्रॉप मतलब पके हुए क्रॉप को जब हम काटते हैं फील्ड से, तो वो जो होता है हमारा, वो किस चीज़ से होता है, तो वो सिकल से होता है। मतलब हसुआ जानते होगे, तो पहले के समय में हसुए से यूज़ किया था, अभी के टाइम पे भी हसुआ यूज़ किया जाता है। और किस चीज़ से होता है, दूसरा जो होता है वो होता है हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग मशीन है। और जो सिकल मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जो उनका फसल हो जाता है, वो लोग हंसुए से भी कर सकते हैं, करते होंगे। और हार्वेस्टिंग मशीन है तो कर होता है, मतलब सबसे होता है। पहले के टाइम में सिकल से होता था, अब के टाइम में भी होता है सिकल और हार्वेस्टर से। तो सिकल मतलब हंसुआ, हार्वेस्टर एक मशीन है बस, जिसके द्वारा हार्वेस्टिंग किया जाता है। फिर आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टोरेज, मतलब उसको कहाँ रखा, मतलब स्टोरेज किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, स्टोरेज वही होता है हमारा। फिर होता है हमारा स्टोरेज ही है, स्टोरेज को डिफाइन करते हैं। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स normally contain more moisture than required for storage. Large scale of storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Farmers store grains in jute bags और metallic bins। मतलब जो होता है हार्वेस्टेड उसका कर देते हैं, तो उसका हमें बचाना रहता है किस चीज़ों से, छोटे छोटे मिक्रोब से और इंसेक्ट वगैरह से। तो इंसेक्ट वगैरह से बचाना रहता है। और उसको कैसे बचा सकते हैं, तो सिलॉस एंड गैलरीज, मतलब उसे जूट वगैरह बैग जो होते हैं उनमें पैक कर देना चाहिए। और गैलरीज मतलब गैराज, ये सब में उसे रख देना चाहिए, उससे बचे रहेंगे और
कुछ होते हैं दवाई वगैरह भी होते हैं, दवाई डाल के भी हम बचा सकते हैं कुछ इंसेक्ट मैक्रोऑर्गेनिज्म से, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह से। तो स्टोरेज भी आप कर सकते हैं किस किस चीज़ से, या फिर गराज में रख सकते हैं आप उसे, या फिर जूट के बैग जो बनते हैं उसमें स्टोरेज कर सकते हैं, या फिर कोई दवाई भी आती है, दवाई डाल के आप रख सकते हैं। तो वो सब होता है किस चीज़ की स्टोरेज, जब किया जब ज़्यादा खेती तो इसी ज़्यादा चीज़ की लिखी आती है ना। हाँ तो सही है स्टोरेज। फिर हो गया मैन्यूर। मैन्यूर पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन मैन्यूर लास्ट में आपका पॉइंट है, बता देती हूँ। मैन्यूर और नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, cow dung, animal balls, dried leaves, dried insects and vegetable waste by the action of microbes। मतलब देखिए ये भी एक सब्सटेंस है जिसपे डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन किस चीज़ का होता है, प्लांट का और एनिमल का जो वेस्ट होता है, जैसे काउ डंग मतलब गोबर ये सब हो गया, एनिमल बोस मतलब हड्डियाँ ये सब, डाइड लीव्स मतलब सूखे पत्ते, बड़े हुए इंसेक्ट्स और वेजिटेबल्स जो वेस्ट हुआ, वेस्ट वेजिटेबल्स, तो उस सबको मिट्टी में डाल के हम क्या करते हैं, फिर मिट्टी में डाल देते हैं, उसको ढक देते हैं, तो वो डीकम्पोज होता है। डीकम्पोज मतलब होता है कि उसमें छोटे छोटे मैक्रोस जीव लग जाते हैं, मैक्रोब्स लग जाते हैं और उसे डीकम्पोज कर देते हैं, तब जाके वो प्रोसेस हमारा मैन्यूर, तब जाके वो हमारा मैन्यूर बनता है। और इस सबसे प्रोसेस से मतलब प्रोसेस ही हुआ, क्योंकि जब हम प्लांट्स के और एनिमल्स के वेस्ट डाल देते हैं उसमें मैक्रोब छोटे छोटे और जीव लग जाते हैं, तो उसे डीकम्पोज जो आते हैं, तब जाके हमारा क्या बन जाता है, मैन्यूर। तो आपका इसी के, तो आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें सारा चीज़ मैंने बता दिया, जितने भी मेन मेन टॉपिक थे, मतलब पॉइंट्स थे वो सब मैंने बता दिया। टॉपिक नीचे से तो पॉइंट्स है, तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो कीजिएगा।